सो इस लाइन का मीनिंग क्या है? ए स्कोप रेजोल्यूशन ए, देयर इज नो मैचिंग कॉल फॉर ए स्कोप रेजोल्यूशन ए। दैट मीन्स कि आपने देखो आपके पास क्या था, क्लास ए, उसके पब्लिक में ए का आपने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, कंस्ट्रक्टर। Then you have class B which has inherited class A as in public scope। तो आपने क्लास B का भी एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपने लिखा BOB तो किस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा? पहले बेस क्लास का, देन तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। लेकिन बेस क्लास में क्या है? यू हैव डिफाइंड ओनली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो इसलिए वो एरर आई। पहली बात, एरर क्यों आई ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर किसी को डाउट है वो पूछ सकता है। तो अगर डाउट नहीं है तो आई विल कंटिन्यू। सो यहां पर अब एरर नहीं है, अब लेकिन क्वेश्चन एरर है, सॉरी। तो लेकिन अब क्वेश्चन है कि हाउ टू पास पैरामीटर्स टू द बेस क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें अब देखो यहां पर ध्यान देना, सिंटैक्स क्या होगा। अब देखो यहां पर क्या डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या किसी पैरामीटर को यूज कर रहा है? नहीं, लेकिन फिर भी आपको यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा इंट ए। आपने किस क्लास बी को, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? पैरामीटराइज्ड। और अगर इसको बेस क्लास में आपने पास करना है, यू हैव टू राइट हेयर ए, this is the syntax। so when I will write 7 तो ये ऊपर पास हो जाएगा। ठीक है, आप ए की बजाय इसको चाहे एक्स कर दो तो भी कोई इशू नहीं है। ये सिंटेक्स क्लियर हुआ? क्या डाउट है? दोबारा बताऊं, ये इसका वे है। क्या आप ये देखो, क्या डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एक्स को यूज कर रहा है जो वैल्यू पास की है? नहीं, लेकिन फिर भी आपको इसको क्या देना पड़ा? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि जो इसका बेस क्लास है का कंस्ट्रक्टर है उसमें क्या चाहिए? पैरामीटर्स। तो अब 7 वैल्यू कहां प्रिंट होगी? इन जैसी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसके बाद आपकी ये वैल्यू प्रिंट होगी। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी भी? एनीबडी? यस, इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए? यस, so parameterized base constructor and then derived class। पहले पैरामीटराइज्ड बेस कंस्ट्रक्टर 7 क्योंकि हमने वैल्यू भी प्रिंट करवाई है, देन डिराइव्ड क्लास। क्लियर है या डाउट है? क्लियर? सपोज करो मेरे पास डिराइव्ड क्लास में भी मैं एक वैल्यू यूज करना चाहता हूं, इंट y। तो अब यहां पर क्या होगा? 7,9। तो अब इसकी आउटपुट प्रेडिक्ट करो। यस एनीबडी? इसकी आउटपुट प्रेडिक्ट करो, क्या आएगी? यस, आपने किया BOB 7,9। अब ये OB ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? डिराइव्ड क्लास B का। क्लियर? लेकिन जैसी डिराइव्ड क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे सबसे पहले किस क्लास का कंस्ट्रक्टर वर्क करता है? बेस क्लास का। क्लियर है? यही बताया था ना लास्ट लेक्चर में। तो अब बेस क्लास में आपका वो वर्क करेगा। आपने बेस क्लास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर A डिफाइन किया हुआ है। अब यहां पर देखो आपने डिराइव्ड क्लास में इंट x, इंट y और A को क्या पास किया? x। So that means this x will pass to A। So
पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहां पर बी लिखा है, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी 7, डिराइव्ड क्लास में क्या आएगी 9। क्लियर है ये? यस, एनी डाउट अप टिल नाउ? सर एक बार रिपीट कर दो। कर देते। देखो हमारे पास, वेट अ मिनट, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ए क्लास क्या है आपकी, बेस क्लास, अगर मैं सीधा ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, तो ये इजीली बस ए क्लास का ही कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो आपके पास वैल्यू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आ जानी थी। लेट अस सपोज अब मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मुझे ये ध्यान में रखना होगा, क्या मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट एज डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बना सकता था? नहीं। क्यों नहीं बना सकता था? क्योंकि अगर आपने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो सबसे पहले किस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा? बेस क्लास का। तो बेस क्लास में क्या कोई आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है? नहीं भी, जिसमें कोई पैरामीटर ना हो, नहीं किया, तो वहां पर एरर आनी थी। तो अब आपको कि अगर आपको डिफॉल्ट क्लास का बेस क्लास में आर्गुमेंट्स पास करने हैं, सो यू हैव टू डिक्लेयर दैट आर्गुमेंट्स इन डिराइव्ड क्लास आल्सो। मतलब डिराइव्ड क्लास में चाहे बेस क्लास में उसकी रिक्वायरमेंट है चाहे नहीं है, तो आपको यहां पर करना पड़ेगा। अब आप डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में देखो, क्या एक्स को यूज कर रहे हो आप कहीं? यू आर नॉट यूजिंग एक्स। तो एक्स का फंक्शन यहां पर क्या है कि आपने इस सिंटेक्स के थ्रू ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास कर दिया। तो दैट मींस यहां ए में किसकी वैल्यू जाएगी? एक्स की। तो जो भी एक्स में पास होगा वो यहां पर आ जाएगा। वाई को आप सीधा यूज करें तो यहां भी लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो यूज एक्स हेयर, तो एक्स भी यहां प्रिंट हो जाती थी। क्या मैं इसमें, तो ये देखो एक्स और वाई यहां तो इसके स्कोप में नहीं है, एक्स की वैल्यू आपने ए को पास की है, तो इसलिए उस तरह से ये चलेगा। अब आपने यहां पर पास क्या किया? बी ओ बी 7,9। 7 कहां जाएगा? एक्स में। 9 कहां जाएगा? वाई में। तो यहां एक्स में क्या था? 7। सो ए में क्या गया? 7। दैट मीन्स बी में क्या गया? 7। तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया बी ओ बी 7,9, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर किस क्लास का चलेगा? बेस क्लास का। सो उसने क्या प्रिंट करना था? पैरामीटराइज्ड बेस कंस्ट्रक्टर 7। देन डिराइव्ड क्लास, तो डिराइव्ड क्लास में आपने क्या यहां आउटपुट करवाया? वाई। तो यहां क्या आएगा? डिराइव्ड क्लास 9। अब भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यस, एनी डाउट? क्लियर? सो ये तो हो गया आपने के बेस ड्राइव्ड क्लास से आपने बेस क्लास को के कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट्स कैसे पास किए। तो लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे तो हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, दैट इज नोन एज, जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का किया था। उसमें एक तो मल्टीपल इनहेरिटेंस थी, एक हाइब्रिड में इनहेरिटेंस थी, एक हिरारिकल इनहेरिटेंस थी। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या था, उसकी अगर आपने डायग्राम देखी हो लास्ट टाइम, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या था? इफ यू हैव टू बेस क्लासेस ए एंड बी, उसको सी क्लास इनहेरिट कर रही थी। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा? क्लास सी पब्लिक ए एंड पब्लिक बी, जिस तरह से भी इस क्लास को डिफाइन करना है। तो अब इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम करेंगे और इसमें कंस्ट्रक्टर्स का कैसे आपने यूज किया है वो देखेंगे, ठीक है? तो अब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के ऊपर एक प्रोग्राम कर रहे हैं। क्लियर? If you have any doubt, you can ask me.
int a and we have declared public अब यहां पर हमने पब्लिक इसमें लिया तो एक हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, सॉरी कंस्ट्रक्टर का नेम क्या आएगा, बेस 1 सी आउट बेस क्लास कंस्ट्रक्टर handle enter value of a, clear, and then you have type C in a. Then similarly आपने इस क्लास को कॉपी किया और यहां पर बेस 1 की जगह बेस 2 लिखा, यहां पर b लिख दिया एंड बेस 2 yes, now class derived. अब सिंटेक्स क्या होगा, हमने लेट अस सपोज अब हमने किया पब्लिक बेस 1 पब्लिक बेस 2, पब्लिक void display cout a b and derived. तो इंटीजर ए और इंटीजर बी को प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर नहीं लिखना पड़ेगा अगर हमें इसे डिस्प्ले में कराना है, वो प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा, यस यू आर राइट, आई विल चेंज इट. So derived, so we are here writing cout derived class constructor. yes, अगर मैं एज इट इज रन करूंगा तो ये एरर होगा क्योंकि b क्या है यहाँ पे बेस 2 में पहले प्राइवेट था, तो प्राइवेट से अगर ड्राइव्ड क्लास ने इनहेरिट भी किया है तो वो इनएक्सेसिबल होता, जैसा लास्ट क्लास में बताया. तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड. ठीक है, सो अब मैंने यहां पर इसको क्लोज किया. इंट मेन, अब यहां पर मैंने ड्राइव्ड का डेराइव्ड ओबी ऑब्जेक्ट बनाया और ओबी डॉट डिस्प्ले. ठीक है, अब यहां पर देखो पहले बेस 1 क्लास, तो आई हैव रिटन 5. बेस 2 क्लास में बी की वैल्यू पूछी, आई हैव. क्लियर है इतना कि पहले किस क्लास का चला कंस्ट्रक्टर, लेफ्ट टू राइट, पहले बेस 1 का चलेगा, क्योंकि अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था आपको
कि जो सी, जैसे क्लास सी थी, ये अब ए को भी इनहेरिट कर रही है और बी को भी। तो अगर अब क्लास सी का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पहले किस क्लास का चलेगा? जो आपने यहां पर सबसे पहले लिखा होगा। मतलब पहले कंस्ट्रक्टर कैसे चलेंगे? लेफ्ट टू राइट। पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस में पहले ए का कंस्ट्रक्टर चला, फिर बी का चला। सो सिमिलरली यहां पर अब पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा? बेस 1 का, फिर बेस 2 का। क्लियर? एंड व्हाट अबाउट डिस्ट्रक्टर? तो जैसे मैं यहां पे डिस्ट्रक्टर लिखता हूं, बेस 2 सी आउट बेस 2 डिस्ट्रक्टर। ठीक है, और आप बेस 1 का भी डिस्ट्रक्टर बना लो। क्लियर? एंड डिराइव्ड क्लास का भी एक डिस्ट्रक्टर लिख लो। ठीक है, सो यू रन इट। देखो सबसे पहले किस क्लास का डिस्ट्रक्टर चला? डिराइव का, देन बेस 2 का, देन बेस 1 का। मतलब जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर चले उससे ऑपोजिट ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर चले। क्लियर है ये? यस, एनी डाउट? So that means no doubt. So if I write कैसे चलेगा भी? Anybody can tell me कि अब मैंने पहले किस क्लास को इनहेरिट किया? बेस 2 को, देन बेस 1 को। सो अगर डिराइव्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो सबसे पहले किस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा? यस, बेस 2 का सबसे पहले चलेगा, देन बेस 1 एंड देन डिराइव्ड। तो डिस्ट्रक्टर पहले डिराइव्ड का, फिर बेस 1 का, फिर बेस 2 का। अब देखो पहले बेस 2 का चला है यहां पे। क्लियर? तो पहले इसमें बेस 2 का कंस्ट्रक्टर चला, तो डिस्ट्रक्टर पहले हमेशा ड्राइव क्लास के चलना था, फिर उसके बाद बेस 1 का, देन बेस 2 का। यस, एनी इश्यू स्टिल नाउ? क्लियर? सो मैं अभी आप लोगों को एक प्रॉब्लम दे रहा हूं खुद सर फाइंड आउट करने की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक आपने वो खुद फाइंड आउट करके आनी है, फिर वरना तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा ही। सो यहां पर क्या है, मैंने आपको किस तरह की इनहेरिटेंस बताई? मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस कैसे होती थी? ठीक है, अब लेट अस सपोज इंट ए में, ए क्लास में इसका डेटा वेरिएबल था ए, प्रोटेक्टेड या पब्लिक कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, प्राइवेट नहीं होगा ताकि इनहेरिट हो जाए। तो बी क्लास के पास भी ए होगा, सी क्लास के पास भी ए होगा। लेकिन जब डी क्लास के पास ए होगा, आएगा इनहेरिट होके, तो एम्बिग्यूटी आएगी। क्यों? एक इंट ए 2 पाथ से आ रहा है डी के पास,
एक कौन सा पाथ है, ए बी डी, दूसरा पाथ कौन सा है, ए सी डी। मान लो हर किसी के कंस्ट्रक्टर में इसकी वैल्यू चेंज होगी ए की। मान लो स्टार्टिंग में इसके कंस्ट्रक्टर में आपने a इक्वल टू 7 रखा, लेकिन b के कंस्ट्रक्टर में आपने a की वैल्यू को 9 कर दिया, c के कंस्ट्रक्टर में आपने a की वैल्यू को 20 कर दिया। तो जब d के कंस्ट्रक्टर में सॉरी d के ऑब्जेक्ट के पास पहुंचेगा तो क्या वो a की वैल्यू को 9 वाला ले या 20 वाला ले, तो इसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा, देन देयर विल बी एन एम्बिग्यूटी। तो इसको एक बार घर से देख कर आना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं ये करवाऊंगा ही। क्वेश्चन क्या है, क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ कि मैं एक यहाँ पे बता दूं आपको। लेट अस सपोज यहां पर एक बेस 1 है, यहां बेस 1 है, आपने यहां a की वैल्यू को क्या कर दिया, 90, ठीक है। और आपने क्लास को क्या किया, फिर आपने क्लास बेस 2 बेस पब्लिक बेस 1। देखो अगर रिटन एग्जाम आए तो अगर स्पेसिफिकली बोला ना जाए तो आप इसको पब्लिक यूज करना हमेशा, अगर रिटन एग्जाम की बात हो। क्यों? फिर इसका स्कोप कभी स्कोप का इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने भी उसको एक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो उसमें आपको ज्यादा देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सो यहां पर आपने क्या किया, पब्लिक बेस 2 a equals to 65। अब बेस 3 है, लेकिन इसने भी बेस 1 को इनहेरिट किया और इसको कर दिया 15। देन क्लास derived public base 3 sorry base 2 comma base 3। और इसको भी मैंने क्लोज किया और यहां पर मैंने पब्लिक void display cout int main derived ob dot display। तो अब मेरा क्वेश्चन था कि इसमें ये वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, होगी या नहीं होगी, ठीक है। सो यू कैन ट्राई दिस एट होम और इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं।
तो यहां पे देखो एरर आ गई। अब ये एरर क्या है, तो पहली बात है एरर सर सेम कंस्ट्रक्टर नेम बेस 3 होगा वहां पे, बेस 3, ठीक है। सो एक्चुअली हैंग हो गया है, ये देखो यहां पर मैंने पब्लिक नहीं लिखा। सर बट विजिबिलिटी मोड ऑटोमेटिकली प्राइवेट नहीं हो जाएगा अगर कुछ नहीं लिखा है? विजिबिलिटी मोड प्राइवेट मुझे नहीं लगता होगा ऐसे, आपने करके देखा है? नहीं सर ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाता है इफ यू डोंट राइट एनीथिंग, क्लासमेट गेट्स प्राइवेट एंड स्ट्रक्चर मेट गेट्स पब्लिक। ओके, अब यहां पे देखो प्रॉब्लम आई है ना, ये अगर आप इसकी वो करोगे, क्या है, ए इज एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब कि अब उसे ये नहीं पता कि ए किस क्लास के रास्ते से होकर आया है। तो अब इसका एक बहुत इजियर वे, हम पहले भी जब भी स्कोप की डिफिकल्टी आती थी तो क्या करते थे? यस एनीबडी? अगर हमें सी आउट नाम का ऑब्जेक्ट भी है, आपने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया और एक सी आउट आपका कीवर्ड भी है, स्कोप रेजोल्यूशन, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आप यूज करते थे। सो आई विल ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल बेस 2 स्कोप रेजोल्यूशन ए। क्लियर? अब यहां पर किस क्लास से रास्ते वाला बना? बेस 2 वाला। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर मैं बेस 3 कर दूंगा यहां पे तो वैल्यू क्या आएगी? 15। क्लियर और डाउट? ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। यस, एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? अब एक क्वेश्चन था कि अगर मैं यहां पर ना लगाऊं तो उसको उसने प्राइवेट की तरह ले लिया होगा। ठीक है, तो ए का स्कोप क्या बन जाएगा? प्रोटेक्टेड से ऊपर क्या था? प्रोटेक्टेड था, तो प्राइवेट बेस 3 के लिए क्या बन जाएगा? प्राइवेट। लेकिन प्राइवेट को भी मेंबर फंक्शन तो एक्सेस कर ही सकता है। क्लियर? यस, एनी डाउट अप टिल दिस पॉइंट? नो डाउट? So we will start our next topic that is known as function overloading. वैसे आपको मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तो में हम देख ही चुके हैं, तो फंक्शन ओवरलोडिंग को एक बार आपके उसमें दिया हुआ है। सो आई विल शेयर विद यू दी स्लाइड्स। दिस इज फॉर इनहेरिटेंस। यस, सो पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक के अंडर आएगा फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, and the third one is called रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हम वर्चुअल फंक्शंस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। So the word polymorphism means having many forms. Poly means many and morphism means many forms. So in simple words, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. तो ये अभी तक आपने कहां पर किया? आपने किया
क्लास ए डिफाइन की, उसमें पब्लिक, ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर हुआ? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या जिसमें पैरामीटर नहीं थे। ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर हुआ? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये कि अगर पॉइंटर के साथ आपने या रेफरेंस वेरिएबल के साथ आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर का किया था, तो है तो एक ही नेम क्या था कंस्ट्रक्टर का? ए, लेकिन मैनी फॉर्म्स। सो इसी के ऊपर है आपका पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट, तो इसी को ही आगे हम देखेंगे। So real life example of polymorphism, a person at a same time can have different characteristics, like a man at a same time is a father, a husband or a employee। लेकिन इसके जाने की जरूरत नहीं कि आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि सिंगल नेम मल्टीपल फॉर्म्स, मतलब सिंगल नेम की मल्टीपल फंक्शनैलिटीज होंगी, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। अब टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म is of two types, compile time polymorphism and run time polymorphism। So what is the difference between compile time polymorphism and run time polymorphism? देखो, अगर आप at the compile time decide कर पाते हो कि आपका कंपाइलर के अब कौन सा फंक्शन चलेगा, कौन सा ऑपरेटर चलेगा, then that is compile time polymorphism। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि आप रन टाइम पे डिसाइड करोगे कि अब कौन सा फंक्शन चलेगा। तो जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये हम जनरली किसके साथ करेंगे? पॉइंटर्स के साथ, और इसमें वर्चुअल फंक्शंस का यूज करेंगे। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपकी टू टाइप्स होंगी, वन इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कि हमने तकरीबन कर ली है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। सो फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्लियर? सो ये दो तरह की हमने इसमें कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में टू टाइप्स हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपका यूजुअली वर्चुअल फंक्शन से आप अचीव करते हैं। क्लियर? अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप अर्ली बाइंडिंग बोलोगे। अर्ली बाइंडिंग मींस कि आपको पहले से ही बाइंडिंग हो जाएगी कि लेट अस सपोज आपके पास ये था, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आपने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो आपको कंपाइल टाइम, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ही पता है कि अब कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा। आपने बनाया ए ओबी 1,2, तो अब कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चलेगा। अगर आप ऐसा लिखते ए ओबी 1, तो क्या होना था भाई? यस एनीबडी? एनीबडी? अगर ए ओबी 1 लिखता मैं ऐसे, तो क्या आउटपुट आनी थी? देन इट विल गिव अस एरर, क्योंकि इस टाइप का मैचिंग कंस्ट्रक्टर इसको नहीं मिलता। देन इट विल गिव अस एरर। क्लियर? तो ये हमें पहले से एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन कंपाइलर डिसाइड कर लेता था, अर्ली बाइंड होता था। ठीक है?
लेकिन अगर ये लेट बाइंडिंग कैसे होगी कि रन टाइम पे, तो रन टाइम जब भी आपने कुछ करना है तो जनरली आप पॉइंटर्स का यूज करते हो, तो उस टाइम पर आपको तब पॉइंटर से रन टाइम पे जब करोगे तो उसको बोलोगे लेट बाइंडिंग। The main advantage to early binding is efficiency because all information necessary to call a function is determined at compile time. Obviously ये फास्ट तो होगा क्योंकि पहले से जो भी मेमोरी एलोकेट जो भी कॉल करनी है वो कंपाइल टाइम की पता है, तो ये प्रोसीजर आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विल बी मच फास्टर। क्लियर? एनी डाउट इन दिस स्लाइड? देखो थ्योरी में आपको एक जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो ये सबसे हमारा पॉलीमॉर्फिज्म सबसे लेंथी कॉन्सेप्ट है क्योंकि बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो उसको काफी लेक्चर्स लगेंगे। ठीक है, द ऑपोजिट ऑफ अर्ली बाइंडिंग इज लेट बाइंडिंग, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में होगी। ठीक है, ये लेट बाइंडिंग है कि आपकी जो अब कौन सा फंक्शन कॉल होना है ये आप कंपाइल टाइम तक डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, तो इसको कब डिसाइड किया जाएगा? रन टाइम पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्लो होगा एज कंपैरिजन टू कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो जब ये आप कॉन्सेप्ट करोगे तब आपको ये ज्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, the main advantage to late binding is flexibility. Unlike early binding, late binding allows you to create programs that can respond to events occurring while the program executes without having to create a large amount of contingency code. अब इसको देखो, आपको मैं एक इजियर एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लो आपके पास पहले कोई कोड था, ठीक है, आपको स्टैटिक टाइम पे लिंक कर दिया उसने, मतलब स्टैटिक टाइम पे बाइंडिंग होगी। मान लो आप पहले थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का बीच में नाम थापर यूनिवर्सिटी हो गया था। अगर ये अर्ली बाइंडिंग है तो अगर आपका नेम इसका थापर यूनिवर्सिटी पहले था तो आपका कोड अगर अर्ली बाइंडिंग हुआ है तो ये क्या बताएगा आपको? थापर यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आप रन टाइम पे इसको बाइंड कर रहे हो तो अगर आपका पीछे से ये कोड अपडेट हो गया है, मतलब थापर यूनिवर्सिटी से अगेन ये थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बन गया है, तो आपका क्या होगा? ये लेटेस्ट कोड को रेफर करेगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है लेट बाइंडिंग में। ठीक है, इसका एक सेकंड कि आपको स्पेस नहीं रखनी पड़ती पहले से स्टोर करके, क्योंकि जब भी आप पॉइंटर्स का यूज करोगे तो वो रन टाइम पे आप यूज करते हो। सो वो तो आपका कोई भी पॉइंटर्स के साथ आपका जब भी यूज होगा तो आप रन टाइम को ही लोगे। ठीक है, वो तो पॉइंटर और एरे में जो डिफरेंस है वही इसमें होगा। वर्चुअल फंक्शंस को अचीव कैसे करते हो? लेट बाइंडिंग को अचीव कैसे करते हो? यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस, वो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, जिसको अभी ये स्लाइड समझ में नहीं आई रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वाली, then there is no issue because when we do it on compiler, जब हम एक कोड लिखेंगे तब आपको साथ ही साथ ये क्या इस स्लाइड में लिखा हुआ है वो मैं साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? ये जैसे मैंने बोला है कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंडर आएगा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के, तो फंक्शन नेम विल बी सेम बट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स विल बी डिफरेंट। तो उसके थ्रू हम कंपाइलर कैसे रिजॉल्व करेगा कि अब कौन सा फंक्शन कॉल करना है? पहले वो चेक करेगा नंबर ऑफ आर्गुमेंट, सेकंड चीज वो चेक करेगा टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, लेट अस सपोज मेरा आपसे अभी ये क्वेश्चन है, अभी हमारे पास 5 मिनट्स हैं तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं।
इसको कर लो, ठीक है। कैरेक्टर f इंट a रिटर्न, मैंने एक कैरेक्टर रिटर्न कर दिया। तो अब आपकी ये f फंक्शन है, f फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है? इंट। यहां पर फंक्शन क्या है? कैरेक्टर टाइप की रिटर्न टाइप है। आर्गुमेंट्स की टाइप सिमिलर है। तो आप मेन में इसको या कहीं भी कॉल कैसे करोगे? यू विल। तो अब कौन सा फंक्शन चलेगा भाई? एनीबडी? सर प्रोबेबली एरर। एरर। क्यों एरर? क्योंकि इसको पता ही नहीं कि, अब देखो रिटर्न टाइप के बेस पर थोड़ी आप बता पाओगे कि ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकोगे, क्योंकि आपने F5 से कॉल किया, ऐसे ही कॉल करते हो फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शन चल सकते हैं उसके लिए। क्लियर? ये दोनों फंक्शंस चल सकते हैं। तो यहां पर तो वो आपके पास सेम ही ये होगी, तो यहां पर ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं हुई, क्योंकि ये इंटीजर टाइप भी वो रिटर्न कर सकता है, कैरेक्टर टाइप भी। जब तक यहां डिफरेंस नहीं है तब तक आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगी। तो फंक्शन ओवरलोडिंग हैज नथिंग टू डू विद द रिटर्न टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये आपने चीज याद रखनी है, ठीक है। यस, यहां पे इंट माई फंक्शन नाम का फंक्शन है, डबल माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन है। तो आपने इसको ऐसे कॉल किया, तो ये जो माई फंक्शन 10 है, इट विल ऑटोमेटिकली कॉल इंट आई। जो डबल वाला है वो किसको करेगा? 5.4 वाले को। क्लियर? चाहे यहां पर डेफिनेशन नहीं लिखी, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग ऐसे काम करेगी, क्योंकि यहां पर डिफरेंस कहां पे आया? टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स में। माई फंक्शन में क्या है? आई इंट, एक में क्या है? डबल। तो जिस टाइप का भी आप पास करोगे वो वैसा ही चलता जाएगा। क्लियर? सो यहां पे मेरा एक आपको ये है कि यू हैव टू चेक कि अगर आपने यहां डबल की बजाय, सॉरी, यहां भी फ्लोट कर दो और यहां भी फ्लोट कर दो, तो क्या आपका आएगा? अगर एरर आई तो एरर क्यों आएगी, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, और अगर एरर आई तो एरर क्यों आई, अगर चला तो वो क्यों चला, अगर नहीं चला तो वो क्यों नहीं चला। समझ गए? सी आउट माई फंक्शन 5.4 है, डबल के केस में ये चलेगा। यू हैव टू चेक के वेदर फ्लोट के केस में ये चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।